स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों सुपर 11 की डेली क्लास आपकी मिलती है और डेली क्लास में हम लोग 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, साथ में उसके रिवीजन पॉइंट को भी ऐड किए रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। बात बताते चलें कि यह सुपर टीईटी परीक्षा को ध्यान में रख करके यह वीडियो तैयार किया जाता है। आपके सुपर टीईटी के जितने भी मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आपको बताते चलें कि 10 तारीख के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जैसे ही सरकार का गठन होगा, एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी प्राथमिक विद्यालय में, यानी प्रारंभिक शिक्षक की जो भर्ती होने वाली वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अपने मित्रों को शेयर कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप से अगर हमारे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप से जुड़ जाइए 8004109989। इसी पे आपका PDF भेजा जाता है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि वर्ष 2021 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया। आपको बताना है कि वर्ष 2021 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में आपको बताना है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है इसी के बारे में बताना है आपको। तो आपका आंसर होता है 12 अगस्त को। इसका PDF भी आपको मिल जाता है, अलग कलर से आंसर लिखा जाता है, आप इसे देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है आप बताएंगे। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में भी मनाया गया था। 12 अगस्त को मनाया जाता है। 10वां संस्करण था। पहला संस्करण मनाया गया था 2012 में। पहला संस्करण 2012 में मनाया गया था, यह 10वां संस्करण है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के प्रति जागरूकता फैलाना। जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा पूरा इकोसिस्टम है, आपको बताना है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम इकोसिस्टम किसने कहा था, आप कमेंट करके बताइए। हमने एक दिन अपने सुपर 11 में इस प्रश्न को रखा था, तो आपको रखना है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, आपको इसका आंसर बताना है। तो इकोसिस्टम में यानी पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह हाथी दिवस मनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत वर्ष 2010 से हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में इसको रखा गया है। वर्ष 2010 से भारत में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। ठीक, 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। भारत द्वारा 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। तो इतनी सारी जानकारियां आपको एक प्रश्न से प्राप्त होती हैं। आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए हर एक ग्रुप में। आपको इसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। कोई भी परीक्षा हो वहाँ पे आपको मिलेगा। इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाता है। बात करें पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। पोलियो टीकाकरण और पोलियो के उन्मूलन के लिए यानी पोलियो को नाश करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले आप बताइए कि पोलियो का टीका जो है आपने पढ़ा होगा साल के द्वारा बनाया गया था। तो पोलियो का टीका जो है अब ये आ गया OPV। OPV मतलब होता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। हमने जो सुपर टीटी की क्लास ली थी उसमें हमने डिजीज वाला पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुपर टीटी की क्लास मिल जाएगी। सुपर टीटी 2012 नाम से लिखा गया है, उसको आप खोलेंगे तो उसमें सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे हर एक प्रकार की क्लासेस, चाहे वो सुपर 51 हो, चाहे सुपर 11 हो, चाहे आपकी क्लास हो, ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स की क्लास हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप उसे ज़रूर देखा करें। और यहाँ पे तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता फैलाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। थीम क्या है, थीम पूछी जाती है कई बार एग्जाम में आपसे, थीम पूछी जाती है तो थीम के लिए आप तैयार रहें। थीम क्या है, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस ये आपकी थीम है। कौन सी, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, ये आपकी थीम है। तो इस थीम को याद रखेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 1995 में पोलियो उन्मूलन की शुरुआत की थी। कब से शुरुआत हुआ था, 1995 से पोलियो उन्मूलन की शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा। और उसके बाद 27 मार्च 2014 को 27 मार्च 2014 को WHO ने यानी वर्ल्ड क्या नाम होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। कब से घोषित किया गया, 27 मार्च 2014 से भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है WHO के माध्यम से। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम चलता रहता है।
थीम याद रखना है। थीम क्या है? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ये डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस इसकी थीम होती है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, उसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? आपको मैं बता दूं कि जो हमारे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। एकदम सेंटर में केंद्रक पाया जाता है। हालांकि प्लांट कोशिका में कहीं कहीं पे किनारे पे भी पाया जाता है। केंद्रक के बाद यहाँ पे कोशिका और केंद्रक के बीच का जो द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जब दोनों को मिला देते हैं तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को ही हिंदी में जीवद्रव्य कहा जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। प्लांट कोशिका होगी तो हरितलवक पाया जाएगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। उसी कोशिकांग में एक कोशिकांग होता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया कैसी होती है? इस प्रकार से माइटोकांड्रिया आपकी होती है, आपने देखा भी होगा। माइटोकांड्रिया इस प्रकार से दोहरी झिल्ली से आवृत होता है। इसी में क्रिस्टी बनी होती। क्या बनी होती? इसी में क्रिस्टी बनी होती, जहां पे ऑक्सी श्वसन का क्रिया होती। क्या होती है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। और इसी ऑक्सी श्वसन के माध्यम से इसमें अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। और इसी ऑक्सी श्वसन से क्या बनता है? एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। क्या बनता है? एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। यही कारण होता है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह या विद्युत गृह भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? माइटोकांड्रिया। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकांड्रिया। यहाँ पे ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है। और जब बैक्टीरिया में यही काम होता है, तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सी श्वसन नहीं होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है। और किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? अल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कीटाहारी पादप क्या होता है। देखिए, कीटाहारी पादप जो होते हैं वह भी स्वपोषी होते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज इसे आप अपने ध्यान में रखेंगे, जो कीटाहारी पादप होते हैं वह भी स्वपोषी होते हैं, परंतु नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। कई बार पूछा जाता है कीटाहारी पौधे किसका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन का भक्षण क्यों करते हैं? तो कीटों को क्यों खाते हैं? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कीटाहारी पादप में कौन है, तो आप कहेंगे यूट्रिकुलेरिया जो है ये कीटाहारी पादप हो जाता है। नेपेंथस है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा है, ये सभी कीटाहारी या कीटभक्षी पादप होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। यानी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं यानी ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से ये अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, यानी अपना भोजन बना लेते हैं। बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। किसको खाते हैं? कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न आपका ज्योग्राफी से। आपको बताना है कि सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है। आपको बताना सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है। आपको इसका आंसर बताना सौर मंडल का लाल ग्रह कौन है। तो आप कहेंगे सौर मंडल का जो लाल ग्रह है कौन है? मंगल है। कैसे मंगल है? तो बताएंगे मंगल ग्रह सौर मंडल का सूर्य के दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है। दूरी के क्रम में कैसे चौथे स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह की मिट्टी पे आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो इसे विशिष्ट लाल रंग प्रदान करती है। मंगल की सतह पर आने होने के कारण लाल रंग, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डाइमोस। कितने उपग्रह होते हैं? दो होते हैं। एक फोबोस होता है, एक डाइमोस होता है। दो उपग्रह इसके पास पाए जाते हैं। बात करते हैं डॉट्स की, किसका लघु स्वरूप है। तो आप कहेंगे डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? आपके उसके क्या कहते हैं सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। डॉट का आपको बताना है फुल फॉर्म क्या होगा। सीधे सीधे कहें तो डॉट का फुल फॉर्म बताना, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार लघुपथ। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार लघुपथ, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे आप। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच के एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है? विषम युग्मन कहलाती है। तो विषम युग्मन कहलाती है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित होते हैं? तो आप कहेंगे
अनुमूलन से संबंधित, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से अनुमूलन से संबंधित होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं, ध्वनि का संचरण होता है। तो आप जानते हैं ध्वनि क्या होती है। ध्वनि का संचरण होता है ठोस में भी, द्रव में भी और गैसों में भी। लेकिन वैक्यूम जो होते हैं, ये वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता। किसमें? वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं पाया जाता है। ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होती है ध्वनि की संचरण। लेकिन वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रश्न का आंसर कुछ और पूछा गया है, तो उसके हिसाब से बताना है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग के रूप में। किससे? अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग के रूप में होता है। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन है? तो आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो आप बताएंगे प्रयुक्त अम्ल कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सोडियम कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनार कास्टिक। तो आप कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? एक प्रकार का कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र MgOH ट्वाइस होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे कौन सा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, ये आमाशय की अम्लता को, यानी जो पेट में HCl निकलता है, उस HCl की मात्रा को कम करने का काम करता है। आपको बता दें कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? नमक बनता है। और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। और ये उदासीनी रिएक्शन कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। तो पेट में निकलने वाले HCl अम्ल को तनु करने का काम कौन करता है? तो उसे डाइल्यूट करने में मदद करने वाला कार्य करता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आप सब लोग इस बात से, इस प्रश्न से पहले से अवगत होंगे। पूरा उद्देश्य ये होता है कि जो प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, गुजर चुका, उन प्रश्नों को हम रखें। एक दो नए प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं वही नए क्रम के आएंगे। बाकी मैक्सिमम प्रश्न ऐसे होंगे, आप मान चलिए कि 9 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिन्हें आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस उसे रिवीजन करना है। प्रश्न का जो उद्देश्य रखा गया है, एनसीईआरटी को और एससीईआरटी को ध्यान में रख करके रखा जाता है, ताकि आप इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। और आप एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे तो उसका सही आंसर भी आप बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करंट अफेयर्स की एक सीरीज हमारी आती है, उसे आप जरूर देखें। आज से शुरू की जा रही है, तो शिव तांडव नाम से शुरू किया जा रहा है। और प्रत्येक दिन उसमें 10 प्रश्न कराए जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 30 नंबर का है। यानी अगर आपने करंट अफेयर्स पे अच्छी तरह से कार्य कर लिया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 30 में आप 28-29 क्वेश्चन कर सकते हैं। और 28-29 क्वेश्चन कर लेने का मतलब कि आप अपने सिलेक्शन को पूरी तरह से पक्का कर लिए। तो इसलिए आप उस सीरीज को भी किया करें। 10 प्रश्न है, आपको मैक्सिमम 20 मिनट देना है, और उसी 20 मिनट में आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ तैयार कर लिया। एक दिन में 10 प्रश्न तैयार करेंगे तो एक महीने में 300 प्रश्न तैयार करेंगे। आपको भले हल्का लग रहा होगा, लेकिन महीने भर में 300 प्रश्न होते हैं, जो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा आप समझ सकते हैं। बात कर रहे हैं कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत है। तो कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसमें होती है आपको बताना। पीट में, लिग्निनेट में, बिटुमिनी में और एंथ्राक्स में। 4 प्रकार के कोयले दिए गए, पीट, लिंगानाइट और बिटुमिनी और एंथ्रासाइट। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? एंथ्रासाइट में 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगली सीरीज फिर आपको कल इसी टाइम मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का, अंतिम प्रश्न का आंसर आप बता दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आप जानते हैं पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसे पहली एंटीबायोटिक होने का भी श्रेय प्राप्त होता है। किसको? पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई जाती है। किससे बनता है? कवक से बनता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन का निर्माण होता है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार इसको बनाया था। इसकी खोज के लिए उन्हें 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था, और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। औद्योगिक रूप से पेनिसिलिन को पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक से भी तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर इन दोनों रहे तो आप गलत मत करिएगा। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक से भी तैयार किया जाता है। प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्नों में से आप 100% प्रश्न आपको आ रहे होंगे, और आप इन सभी प्रश्नों को बड़े आसानी से इनका आंसर कर पाए होंगे। तो जल्दी से चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने मित्रों को कर दीजिए शेयर, और चैनल पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।